नमस्ते। मैं प्राध्यापिका अलका घोड़के, शरदचंद्र पवार महाविद्यालय लोणंद, एफिलिएटेड बाय शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बीए भाग 3 सत्र 5 के अंतर्गत पेपर नंबर 8 साहित्य शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। यह जो वीडियो हम बना रहे हैं इसका जो हेतु है केवल छात्रों के उपयोग हेतु ही है। This video is for education purpose only. No copyright infringement. This copyright belongs to its rightful owner. Credit goes to respective video music composer and singers. BA तृतीय वर्ष हिंदी, विषय साहित्य शास्त्र, सत्र 5, पेपर नंबर 8। इसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है जो इस प्रकार है। इकाई नंबर 1 काव्य साहित्य स्वरूप तत्व प्रयोजन। इकाई नंबर 2 काव्य के प्रकार, काव्य के गुण, काव्य दोष। इकाई नंबर 3 है रस स्वरूप, रस के अंग, रस के भेद, अलंग। इकाई नंबर 4 है अलंकार। अलंकार के अंतर्गत है शब्दालंकार, शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति, यमक, विप्सा, ये अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत हमें देखने हैं। दूसरा अलंकार का प्रकार है यहाँ पे अर्धालंकार। अर्धालंकार के अंतर्गत रूपमा, रूपक, अतिशयोक्ति और विभावना। तो कुल मिलाकर 4 इकाइयाँ साहित्य शास्त्र इस पेपर के अंतर्गत हमें पाठ्यक्रम के लिए है। जैसे कि पहली इकाई है काव्य साहित्य स्वरूप तत्व प्रयोजन। यहाँ पर काव्य और साहित्य दोनों एक ही है। काव्य का ही पर्यायवाची शब्द साहित्य है। तो यहाँ पर हमें साहित्य का स्वरूप देखना है। इस इकाई के अंतर्गत काव्य के कौन कौन से तत्व हैं और कौन से प्रयोजनों के कारण काव्य का सृजन किया जाता है, ये वह सारे प्रयोजन बहुत सारे विद्वानों ने जो दिए हैं, इन प्रयोजनों को भी हमें इसके अंतर्गत इस इकाई के अंतर्गत देखने हैं। इकाई नंबर जो 2 है इसके अंतर्गत काव्य के प्रकार है। काव्य माने तो केवल कविता, यहाँ तक ही हमारा ज्ञान सीमित रहता है, लेकिन काव्य के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे कि खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है। इस प्रकार के जो काव्य है इस प्रकार के काव्य के प्रकार हमें देखने हैं। साथ ही साथ काव्य बनाने के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक होते हैं और कौन कौन से दोष काव्य में भी होते हैं, इसको भी इकाई नंबर 2 के अंतर्गत हमें देखना है। इकाई नंबर 3 के अंतर्गत रस स्वरूप, रस के अंग, रस के भेद, यह भी हमें इसके अंतर्गत देखने हैं। इकाई नंबर 4 है जिसके अंतर्गत हमें अलंकार देखने हैं, जिसके अंतर्गत शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर केवल 4 अलंकार है, जैसे कि अनुप्रास है, वक्रोक्ति है, यमक है और विप्सा है। और दूसरा जो अर्थालंकार है उसके अंतर्गत भी 4 ही अलंकार है, जैसे कि उपमा है, रूपक है, अतिशयोक्ति है और विभावना है। अब हमें प्रश्न पत्र का स्वरूप किस प्रकार होता है यह भी देख लेना आवश्यक है। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 1 यह बहुविकल्पीय प्रश्न प्रकार होता है। इसमें पूरे पाठ्यक्रम पर यानी कि जितनी भी हमारी 4 इकाइयाँ हैं, इन 4 इकाइयों पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न 2 जो है वह इकाई नंबर 2 पर लघुत्तरी प्रश्न जो 3 में से 2 पूछे जाते हैं, उसके लिए भी अंक है 10। पहले प्रश्न के लिए अंक 10, दूसरे प्रश्न के लिए भी अंक 10 ही है। प्रश्न पत्र 3 इकाई 4 पर टिप्पणियाँ पूछी जाती है, जिसमें 3 में से 2 टिप्पणियाँ लिखनी होती है और इसके लिए भी अंक है 10। प्रश्न क्रमांक 4 इकाई नंबर 1 और 3 पर दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछा जाता है और उसके लिए भी अंक है 10 ही अंक है। तो कुल मिलाकर 40 अंक का जो हमारा प्रैक्टिकल थेरी एग्जाम रहती है और 10 अंक का हमारा प्रैक्टिकल होता है, तो कुल मिलाकर 50 अंक की हमारी परीक्षा होती है। अब हमें देखना है इकाई नंबर 1 जिसके अंतर्गत पहली इकाई का जो चैप्टर है यहाँ पर काव्य साहित्य स्वरूप
तत्व और प्रयोजन। अब हमें देखना है कि काव्य किसे कहा जाता है। तो काव्य किसे कहा जाता है या काव्य की परिभाषा देखने के पूर्व हमें यह भी देखना आवश्यक है कि काव्य के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो काव्य के लिए साहित्य यह एक पर्यायवाची शब्द है। प्राचीन काल में केवल जैसे कि साहित्य के लिए काव्य का प्रयोग किया जाता था, यानी कि काव्य ही साहित्य कहलाता था। अब काव्य किसे कहा जाता है? तो भाषा के माध्यम से अपने अंतरंग की अनुभूति की अभिव्यक्ति करने वाली ललित कला काव्य अथवा साहित्य कहलाती है। भाषा के माध्यम से अपने अंतरंग की अनुभूति की अभिव्यक्ति करने वाली ललित कला काव्य अथवा साहित्य कहलाती है। साहित्य के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास ईस्वीसन पूर्व 200 से लेकर आज तक होता आया है। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि काव्य और साहित्य दोनों पर्यायवाची है या समानार्थी है। प्राचीन काल में अधिकतर काव्य ही यानी कि पद्यात्मक साहित्य लिखा जाता था, इसलिए तत्कालीन समय में उसका जो अर्थ था वह केवल संकुचित अर्थ था। लेकिन आगे जाकर साहित्य विस्तृत बन गया और वह एक विस्तारित अर्थ लेने लगा और काव्य आगे चलकर एक सीमित अर्थ में प्रयोग में होने लगा। जैसे कि कविता, पद्य, इसके लिए ही केवल काव्य शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। अब साहित्य की बहुत सारी विधाएं आज वर्तमान युग में साहित्य के अंतर्गत है। जैसे कि गद्य विधा भी उसके अंतर्गत आती है, पद्य विधा भी आती है, चंपू काव्य भी आता है। जैसे कि हम कहेंगे कि गद्य के अंतर्गत उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, संस्मरण है, जीवनी है, रेखा चित्र है, यात्रा वर्णन है, हास्य व्यंग है, पत्र है, ऐसी निबंध है। ऐसे बहुत सारे गद्य के प्रकार साहित्य के अंतर्गत है। और साथ ही साथ पद्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, गीति काव्य है, ये सारे इसके अंतर्गत, या महाकाव्य है, पद्य के अंतर्गत आते हैं। गजल है, कविता है, दोहे है, पद है, मुकरिया है। अब हमें देखना है इसके अंतर्गत साहित्य शब्द की उत्पत्ति। साहित्य शब्द की उत्पत्ति यानी कि साहित्य शब्द किस प्रकार बना हुआ है। प्रत्येक भाषा की जननी संस्कृत भाषा है, तो साहित्य जो शब्द बना है संस्कृत भाषा के सहित इस शब्द से। सहित इस शब्द में यत् प्रत्यय लगने से साहित्य शब्द बना है। इसका अर्थ होता है सहित प्लस यत् यानी कि साहित्य। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शब्द और अर्थ का सहित भाव होना या सहित होना ही यहाँ पर क्या है, साहित्य है। शब्द और अर्थ दोनों का एक साथ होना यहाँ पर क्या है, तो साहित्य कहलाता है। और दूसरी बहुत सारे कुछ विद्वानों के मतानुसार साहित्य शब्द का विग्रह इस प्रकार भी किया गया है, स प्लस हित, यानी कि जिसमें सबका हित है, या हम कहेंगे कि जिस कृति में समाज का हित है वह कहलाता है यहाँ पर साहित्य। यह जो साहित्य शब्द है इसका प्रचलन जो हुआ है 7वीं और 8वीं शताब्दी से हुआ है। और संस्कृत के लिए काव्य शब्द का या संस्कृत भाषा में साहित्य के लिए ही काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन ग्रंथों में हम कहेंगे कि साहित्य के लिए वाङ्मय शब्द का भी प्रयोग मिलता है। जो मराठी में साहित्य के लिए वाङ्मय शब्द का प्रयोग है, वही संस्कृत भाषा में भी प्राचीन ग्रंथों में वाङ्मय का प्रयोग साहित्य के लिए भी किया जाता था। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के लिए लिटरेचर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और लिटरेचर यह जो शब्द बना है वह लेटर इस शब्द से बना है। जो लेटर यानी कि हम कहेंगे कि हिंदी में उसे पत्र कहा जाता है, लेटर से लिटरेचर बना। और काव्य के लिए अंग्रेजी भाषा में पोएट्री कहा जाता है, काव्य के लिए पोएट्री। और यहाँ पर हम कहेंगे कि साहित्य के लिए अंग्रेजी भाषा में लिटरेचर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हमें यह भी देखना आवश्यक है कि भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत भरत मुनि का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भरत मुनि से ही हम कह सकते हैं कि प्राचीन काव्यशास्त्र का उगम माना है। उनके पूर्व भी बहुत सारे विद्वान हैं, लेकिन उनका जो साहित्य है वह अनुपलब्ध होने के कारण भरत मुनि
को ही हम प्राचीन काव्य शास्त्र के अंतर्गत प्रथम स्थान देते हैं। तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र ग्रंथ है इसमें साहित्य के बारे में चर्चा की गई है। अब हमें देखना है कि काव्य शास्त्र के लिए अन्य कौन कौन से शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। काव्य शास्त्र के लिए साहित्य शास्त्र, काव्य मीमांसा और काव्यालोचन इस शब्द का भी प्रयोग हमें बहुत सारे किताबों में, ग्रंथों में मिलता है और उसका प्रचलन भी तत्कालीन समय में था। आज केवल साहित्य शास्त्र और काव्य शास्त्र के रूप में ही उसका प्रयोग किया जाता है। साहित्य का स्वरूप देखते समय हमें साहित्य की या काव्य की परिभाषाओं को भी देखना आवश्यक है। कुछ भारत के कुछ संस्कृत आचार्यों ने साहित्य की परिभाषाएं दी है। बहुत सारे हम कहेंगे बहुत सारे संस्कृत विद्वानों ने उनकी परिभाषा दी है, जिसके अंतर्गत जैसे कि भरत मुनि है, भामा है, दंडी है, मम्मट है, या हम कहेंगे कि ये जो वक्रोक्ति के रचनाकार है या वामन है रीति संप्रदाय के, तो उन सभी लोगों ने यहाँ पर आचार्य भरत मुनि से लेकर आचार्य विश्वनाथ हो या आचार्य जगन्नाथ तक के विद्वानों ने संस्कृत भाषा में या संस्कृत में परिभाषा काव्य की दी गई है। जैसे कि हम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भी साहित्य की परिभाषा मिलती है, लेकिन वह केवल नाटक या अभिनय के संदर्भ में मिलती है, जो हमें अधिक उतनी उचित नहीं लगती है। अग्नि पुराण यह जो ग्रंथ है इसमें काव्य की परिभाषा दी गई है। काव्य यानी साहित्य की परिभाषा इस प्रकार दी है, जो संस्कृत की उक्ति यहाँ पर है। संक्षेपाद वाक्य मिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरद अलंकार गुणव दोष वर्जितम, यानी कि यहाँ पर संक्षेप में इसका अर्थ हम बता सकते हैं कि अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त इष्ट अर्थ को, यहाँ पर इसका शब्द प्रयोग का टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त वाक्य क्या है? साहित्य है। जो इष्ट अर्थ यानी कि जो प्रतीत अर्थ है, जो अर्थ व्यक्त करना है, उस अर्थ को व्यक्त करने वाली जो पदावली होती है, उस पदावली को या पदावली से युक्त जो वाक्य है यहाँ पर उसे हम साहित्य कहते हैं। और इसमें क्या होना आवश्यक है? तो अग्नि पुराणकार कहते हैं कि इसमें अलंकार का प्रकट होना भी आवश्यक है और वह जो वाक्य है वह दोष रहित और गुण से युक्त होना चाहिए। दोष से रहित और गुणों से सहित ऐसा जो वाक्य है जिससे इष्ट अर्थ की प्रतीति होती है, जिसमें इष्ट अर्थ प्रकट करने वाली पदावली होती है, उसे यहाँ पर अग्नि पुराणकार साहित्य की संज्ञा देते हैं। अब हमें देखना है यहाँ पर आचार्य भामह की परिभाषा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह, इन्होंने अपने काव्यालंकार ग्रंथ के अंतर्गत साहित्य या काव्य की परिभाषा दी है। उन्होंने यहाँ पर साहित्य की परिभाषा देते हुए लिखा है शब्दार्थ सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ का सहित होने का भाव ही यहाँ पर क्या है? काव्य है। यानी कि जिस वाक्य में शब्द भी महत्वपूर्ण है और जिससे अर्थ की भी प्राप्ति होती है, या इन दोनों का सहित होने का जो भाव है, वह यहाँ पर भामह के मतानुसार साहित्य कहलाता है। आचार्य भामह ने यहाँ पर शब्द और अर्थ के सामंजस्य पर बल देते हैं, उन्होंने दिया है। और कविता न तो शब्द चमत्कार है और न केवल अर्थ का सौष्ठव है। बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार यहाँ पर काव्य की या साहित्य की परिभाषा की है, लेकिन हम यदि थोड़ी सी समीक्षा करते हैं तो केवल यहाँ पर चमत्कार निर्माण करना या अर्थ का सौष्ठव होना ही काव्य या हम साहित्य नहीं कह सकती है। तो शब्दार्थ सहित काव्य यह भी एक हम कहेंगे कि परिभाषा यहाँ पर भामह ने अपने काव्यालंकार इस ग्रंथ के अंतर्गत दी गई है। अब आचार्य विश्वनाथ जो साहित्य दर्पणकार है, जिन्होंने साहित्य दर्पण इस ग्रंथ की रचना की, इन्होंने अपने इस ग्रंथ के अंतर्गत काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि हम कह सकते हैं कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। जिस वाक्य में रस
मिलता है या रस प्राप्त होता है, यानी कि रस की अनुभूति हम कहते हैं, वह होती है। तो यहाँ पर रस का अर्थ है प्रसन्नता है या आनंद है रुचि के, यानी कि जिस काव्य कृति को या जिस वाक्य को, जिस पदावली को पढ़ने से हमें आनंद मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, वह रसात्मक वाक्य ही यहाँ पर क्या है, तो काव्य है। तो हम कह सकते हैं कि केवल यहाँ पर जैसे कि काव्य में या वाक्य में केवल रस ही होना यह परिपूर्णता काव्य कहलाता नहीं। उसमें अलंकार का भी उचित प्रयोग होना चाहिए, इसमें छंदों का भी उचित प्रयोग होना चाहिए, सुमधुर पदावली का भी प्रयोग होना चाहिए। तो हम केवल रसात्मक वाक्य को काव्य नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आचार्य विश्वनाथ की जो परिभाषा है यह हमें तो थोड़ी सी उचित तो लगती है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अब हमें देखनी है दूसरी स्वरूप को जांचते हुए, यहाँ पर स्वरूप को स्पष्ट करते हुए पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा, जिन्होंने अपने रस गंगाधर इस ग्रंथ के अंतर्गत दी है। रस गंगाधर इस ग्रंथ के अंतर्गत उन्होंने कहा है, लिखा है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द है वह यहाँ पर काव्य कहलाता है। उनके मतानुसार देखिए कि जिस पदावली से या जिस वाक्य से रमणीय या मन को मोहन या रममान करने वाला जो वाक्य है, वह वाक्य ही या वह शब्द ही यहाँ पर काव्य है। आचार्य संस्कृत विद्वानों के अंतर्गत आचार्य मम्मट की भी परिभाषा हम देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम कहेंगे कि आचार्य मम्मट का जो ग्रंथ है वह काव्य प्रकाश है। और काव्य प्रकाश इस ग्रंथ के अंतर्गत उन्होंने काव्य या साहित्य की परिभाषा इस प्रकार दी है, तददोषो शब्दार्थो सगुणवन अलंकृति पुनः क्वापि। तददोषो शब्दार्थो सगुणवन अलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात काव्य तद दोष शब्द अर्थ सगुण अलंकार। अब हम देखते हैं कि जो गुणों से यानी कि सगुण यानी कि गुणों से सहित है, जैसे कि संक्षेप रूप में या सामान्य अर्थ इसका इस प्रकार मिलता है इस संस्कृत उक्ति का कि काव्य वह शब्द और अर्थ जो दोष से रहित हो। काव्य वह है शब्द और अर्थ जो दोष से रहित हो, गुण से सहित हो तथा कभी कभी अलंकार से भी रहित हो, वह काव्य है। देखिए, एक गौर से सुनिएगा, गौर से, शब्द और अर्थ जो दोष से रहित हो, गुण से सहित हो, कभी कभी अलंकार से भी रहित हो, यानी कि अलंकार के भरमार हो ही ऐसी बात नहीं है, गुण से रहित हो, यानी कि गुण भी होने आवश्यक है, यानी कि गुणों से वह सहित होनी चाहिए और दोषों से वह क्या होनी चाहिए, रहित होनी चाहिए, इसमें दोष नहीं होनी चाहिए। यह इस प्रकार, और ऐसी जो पदावली है या ऐसा जो वाक्य है वह क्या कहलाता है, यहाँ पर काव्य कहलाता है। तो स्वरूप के अंतर्गत हमने जो संस्कृत काव्य आचार्यों के काव्य के संदर्भ में संस्कृत आचार्यों ने जो परिभाषाएं दी है या उनकी हम कहेंगे कि काव्य क्या है यह बताने की कोशिश की है, उन उक्तियों को, उन परिभाषाओं को हमने देखा है। अगला जो वीडियो होगा हमारा, वह जो हिंदी विचारक है और हिंदी विचारकों ने साहित्य और काव्य के संदर्भ में स्वरूप स्पष्ट करते हुए कौन कौन सी परिभाषाएं दी है, जिसके अंतर्गत हम दूसरे वीडियो में वह विस्तार के साथ देखेंगे। धन्यवाद।